नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक। नमस्कार, मैं हूं हितेश व्यास। IBC 24 के चुनावी महाबुलेटिन सरकार में आप सभी का स्वागत है। चुनावी साल में वायदों की खेती फिर लहलाएगी और उससे पहले जनता से भी रायशुमारी की जाएगी। एक पक्ष कहता है कि हम रखेंगे जन भावना का ख्याल, तो दूसरा पक्ष उसे देता है माफी मांगने की सलाह। एक दल चुनावी माहौल में विकास के लिए जातीय जनगणना की पैरवी में जुटा है, तो दूसरा दल इस कवायद पर कास्ट पॉलिटिक्स का ठप्पा लगा रहा है। चुनावी साल में सियासी पैंतरों की भरमार है, इसीलिए हमारी कोशिश ये लगातार है कि आपको करते रहें चुनावी खबरों से बाखबर, ताकि आप समझ सकें पैंतरों को, परख सकें वायदों को। और यही मकसद है इस मेगा बुलेटिन का। आप चुन सकें अपने लिए सही जनप्रतिनिधि, कर सकें सही फैसला, आकार ले सके एक सही सरकार। तो आइए जुड़िए हमारे साथ, सुनिए, देखिए, समझिए और बनाइए एक सही सरकार। तो सबसे पहले सरकार में बात करते हैं उन खबरों की जो चुनाव से जुड़ी हुई हैं। जिन जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं या देश में जहां पर चुनाव होने हैं वहां पर उन खबरों को प्रभावित करती हैं। ऐसी खबरें जो आपके लिए जाना जरूरी है। शुरुआत करते हैं सरकार टॉप 10 के साथ। तो आज लोकसभा में दिल्ली सर्विस बिल पास कर दिया गया। लोकसभा में 2 बजे दिल्ली अध्यादेश विधेयक पर चर्चा की शुरुआत हुई। मामले पर अमित शाह ने विपक्ष को जमकर घेरा, जमकर जवाब दिया। विपक्ष को अपने गठबंधन की नहीं, दिल्ली के बारे में सोचने की नसीहत दी। तो दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली ना तो पूरी तरह राज्य है और ना ही पूरी तरह संघ शासित प्रदेश। अमित शाह ने कहा कि पंडित नेहरू, सरदार पटेल, राजाजी राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर अंबेडकर ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का विरोध किया था। देश के गृह मंत्री के बोलने के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि शाह के मुंह से नेहरू की तारीफ अच्छी लगी। इस पर भी अमित शाह ने जवाब में कहा कि मैंने तारीफ नहीं की, लेकिन आपको अच्छा लगा तो मान लीजिए। शिवसेना ठाकरे गुट के सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने मणिपुर मामले में केंद्र की मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि मणिपुर में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है और फिर भी महिलाओं पर वहां अत्याचार कैसे हो रहा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। राजस्थान में नाबालिग को भट्टी में जलाने के मामले में राजस्थान बीजेपी ने मामले में जांच कमेटी का गठन कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मामले पर ट्वीट करते हुए गहलोत सरकार को निशाने पर लिया। बता दें आपको, नाबालिग के साथ गैंगरेप की आशंका जताई जा रही है। नाबालिग बच्ची खेत जाने के लिए घर से निकली, इसके बाद उसकी लाश मिली। तो कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए केरल की 20 लोकसभा सीटों पर मंथन किया है। कांग्रेस ने दावा किया कि 2024 में होने वाले चुनाव में कांग्रेस सभी 20 सीटें जीतेगी। बता दें कि केरल की 20 लोकसभा सीटों में फिलहाल कांग्रेस के पास 19 सीटें हैं। एआईसीसी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की घोषणा कर दी है। इसके चेयरमैन अजय माकन को बनाया गया है। राष्ट्रीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष नीता डिसूजा और सांसद एल हनुमंथैया को इसका सदस्य बनाया है। एक्स ऑफिशियल मेंबर पीसीसी चीफ दीपक बैज, सीएम भूपेश बघेल, प्रभारी कुमारी सैलजा, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, तीनों प्रभारी सचिव चंदन यादव और विजय जांगिड़ भी इसमें शामिल हैं। एमपी विधानसभा चुनाव के लिए भी एआईसीसी ने स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है। राजस्थान के जितेंद्र सिंह को स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। यूपी के पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। कमलनाथ, गोविंद सिंह, जेपी अग्रवाल, दिग्विजय सिंह पदेन सदस्य बनाए गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में घोषणा पत्र के लिए भाजपा ने सुझाव पेटियां बांट दी हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने बताया कि मैनिफेस्टो में शामिल करने लोगों के मन की बात को जानेंगे। 1 महीने तक सुझाव लिए जाएंगे। हर विधानसभा में 1 सुझाव पेटी उपलब्ध होगी। तो जातिगत सर्वेक्षण को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने एक बार फिर भाजपा को आड़े हाथ लिया है। पटना हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देकर उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि भाजपा जातिगत सर्वेक्षण को कानूनी तर्कों में उलझाकर बंद करवाना चाहती थी, लेकिन पटना उच्च न्यायालय ने
इस पर लगी रोक को हटाकर शोषितों के आर्थिक न्याय का रास्ता खोल दिया है। तो जैसा अक्सर हम हितेश अपने दर्शकों को बता रहे हैं पहले दिन से कि साहब ये सरकार 100 दिनों की एक ऐसी मुहिम है जिसमें सरकार के आकार लेने तक आप भी इस मंच पर जुड़कर खुलकर अपनी बात कह सकते हैं। एक तो हमारा हैशटैग है हैशटैग सरकार ऑन IBS24। इस पर आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। हर एक खबर पर, खबर के पहलू पर, पहलू के समर्थन में, उसके विरोध में जो चाहे आप राय रख सकते हैं, इसका स्वागत है। लेकिन अब से हम प्रतिदिन आपसे इस मंच पर शुरुआत में एक सवाल पूछेंगे जो ऑलरेडी हमने जनता के बीच जाकर फिजिकली भी पूछा है, और आज का सवाल सुन लीजिए। इस पर आप अपनी राय जो व्यक्त करेंगे ये हम आज के कार्यक्रम के अंत में आपका नतीजा दर्शकों तक आप तक पहुंचाएंगे। सवाल, चुनाव में आप किस आधार पर वोट करेंगे? ए, धर्म के आधार पर, बी, विकास के आधार पर। तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस सवाल का जवाब आप दे सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। उस कार्यक्रम के अंत में आपको रिजल्ट भी बताएंगे कि आपका इस मामले पर क्या सोचना है, क्या मानना है। इन सब के बीच बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की। नेता हैं तो साहब बोलेंगे जरूर, और बोलते बोलते जुबान फिसलना भी जैसे उनका अधिकार है माननीयों का। आज बात करते हैं, आज किस बात को लेकर, किस खबर को लेकर कंट्रोवर्सी हुई है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं एक बेहद खास बयान। यह बयान उनका है जिनके हाथों में है छत्तीसगढ़ की सत्तारूढ़ पार्टी की कमान, और ना सिर्फ पार्टी बल्कि वे प्रदेश चुनाव समिति के प्रमुख भी हैं। कौन है ये नेता, ये आप समझ ही गए होंगे। हम बात कर रहे हैं बस्तर से कांग्रेस के सांसद दीपक बैज की। तो आप गौर से सुने, क्योंकि ये जो बयान हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये IBC24 पर एक्सक्लूसिव है। पहले एक बार ये बयान आपको हम सुनाते हैं, वो बयान सुनिए। आदिवासी समाज कह रहा है, समाज कह रहा है कि हम आदिवासी हिंदू नहीं है। झारखंड में देख लीजिए। आप क्या कह रहे हैं? झारखंड में देख लीजिए। दीपक बैज क्या कह रहे हैं? देखिए, जो आदिवासी समाज तय करेगा वही हम तय करेंगे, समाज से अलग नहीं। टीपी बढ़ाइए, टीपी। तो साहब ये एक्सक्लूसिव बाइट आपने सुनी। इस एक्सक्लूसिव बाइट में जो कुछ कहा दीपक बैज ने वो आपने सुना। हमारे सहयोगी वरुण सखा जी का सवाल बड़ा सीधा सा था कि क्या दीपक बैज हिंदू नहीं हैं? जवाब क्या आया ये आपने सुना। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं जिनको आप देखें और ज़रूर देखें। ये तस्वीरें देखें आप ज़रा, दीपक बैज की ही ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में वो हिंदू देवी देवताओं की पूजन अर्चन करते दिख रहे हैं, जैसे सभी हिंदू करते हैं, आप हम करते हैं। लेकिन कैमरे पर उनसे ये बात कहने में थोड़ी असहजता हुई, क्योंकि आदिवासियों का एक वर्ग खुद को हिंदुओं से अलग बताता है। दीपक बैज जी की चिंता यह है कि अगर उन्होंने खुद को हिंदू बताया तो ये वर्ग कहीं छिटक ना जाए, नाराज ना हो जाए। अब चुनावी साल है, 3-3.25 महीने बाद विधानसभा चुनाव में उतरना है, तो फिर वो सांसद भी हैं, लोकसभा का चुनाव भी आगे लड़ना है। वोट का डर इतना बड़ा है कि अपने धर्म के बारे में जो कुछ भी साफ तौर पर खुलकर एक शब्द में कहा जा सकता है, इस पर भी गोल गोल जवाब आता है, और ये कहते हैं कि ये बात तो समाज तय करेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, या हमारा कोई ट्राइबल नेता नहीं कह रहा है, ये आदिवासी समाज कह रहा है। समाज कह रहा है कि हम आदिवासी हिंदू नहीं है। झारखंड में देख लीजिए। आप क्या कह रहे हैं? झारखंड में देख लीजिए। दीपक बैज क्या कह रहे हैं? देखिए, जो आदिवासी समाज तय करेगा वही हम तय करेंगे, समाज से अलग नहीं। जो आदिवासी समाज तय करेगा, हम भी वही उनके साथ में हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। दीपक बैज की ही पार्टी के नेता और छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री हैं कवासी लखमा। ये भी बस्तर से ही आते हैं और आदिवासी समाज से ही ताल्लुक रखते हैं। हाल ही में महाकाल दर्शन करके भी वो आए हैं। पूरे हिंदू विधि विधान के साथ पूजा पाठ करते नजर आए, व्रत त्योहार मनाते हैं, लेकिन ये भी आदिवासियों और हिंदुओं को अलग अलग बता चुके हैं।
तो साहब ये सारी तस्वीरें हितेश जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं दरअसल एक स्टेटमेंट से जन्मी हैं और एक स्टेटमेंट से पूरा वातावरण बदल सकता है, ऐसा पहले भी कई बार हुआ है। कांग्रेस दरअसल सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रही है, ये हम सब देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। राम वनगमन पथ हो, भांचा राम हो, कौशल्या माता का मंदिर हो, कृष्ण वाटिका, कृष्ण कुंज जैसे प्रोजेक्ट हो, हिंदू प्रतीकों को लेकर लगातार प्रदेश में काम हो रहा है। प्रखरता के साथ हिंदुत्व की बात अब कांग्रेस भी यहां करती है, लेकिन राजनीति का यह रंग भी है जो दीपक बैज के बयान से सामने आता है। जब खुद के अपने आस्था के ऊपर कोई भी प्रश्न आए तो आप इसे स्वीकार करने में समाज के ऊपर इसे डालते हैं। अब इसे आप चुनावी पॉलिटिक्स कहें, इसे आप चुनावी मजबूरी कहें, यह आपके ऊपर हम छोड़ते हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं आज की हमारी दूसरी महत्वपूर्ण खबर की। छत्तीसगढ़ ने 23 सालों में 4 विधानसभा चुनाव देखे और करीब दर्जन भर चुनाव उपचुनाव भी हुए हैं, लेकिन भाजपा पहली बार किसी चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र के लिए जनता के बीच सुझाव लेने जा रही है। और कांग्रेस पार्टी इसको 2018 के अपने फॉर्मूले की कॉपी बता रही है देश। और 15 साल तक सत्ता का स्वाद चखने वाली बीजेपी की यह कवायद क्या उनकी सरकार बना पाएगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। एक जरा रिपोर्ट देख लें। चुनावी साल, वादों की मशाल, क्या होगा घोषणा पत्र का हाल? इसी सवाल को सुलझाने में छत्तीसगढ़ बीजेपी को 1 महीने का वक्त लगेगा। तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में बीजेपी के चुनाव घोषणा पत्र अभियान की शुरुआत हुई। पार्टी ने तय किया है कि आम लोगों के सुझाव को एकत्र करने के लिए सुझाव पेटियां बांटी जाएंगी। इसके लिए सभी जिलाध्यक्ष एकात्म परिसर में मौजूद रहे। हर विधानसभा में एक सुझाव पेटी जाएगी। ऑनलाइन, सोशल मीडिया के जरिए भी सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे और इसके लिए टोल फ्री नंबर और ईमेल एड्रेस जारी हो गए हैं। अभियान 1 महीने तक चलेगा। 15 विभागों की टीम तैयार हो चुकी है। अलग अलग उप समितियां भी बनाई गई हैं। बीजेपी नेताओं के मुताबिक घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़िया के मन की बात होगी। इधर कांग्रेस ने इस पर तंज कसा है। छत्तीसगढ़ के आम लोगों से उनकी मन की बात जानने का अभियान आज से हमने प्रारंभ किया है। छत्तीसगढ़ की जनता ने तय कर लिया है, राज्य के भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का। आम मतदाता को, किसानों को कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि लगातार 3 आम चुनाव में घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, उनका जो शपथ पत्र था, असत्य साबित हुआ। सत्ता से बाहर चल रही बीजेपी इस बार कांग्रेस की पिच पर है। दरअसल 2018 में कांग्रेस की बम्पर जीत के पीछे एक बड़ी भूमिका कांग्रेस के जन घोषणा पत्र की थी। यही वजह कि बीजेपी ने चुनाव के 3 महीने पहले से इसकी कवायद शुरू कर दी है। लोगों की भावनाओं, जरूरतों और सुझावों को समझकर घोषणा पत्र तैयार करने भाजपा फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है। वो चाहती है कि चुनावी जंग के किसी भी मोर्चे पर वो कांग्रेस से पीछे न रह जाए। सौरभ सिंह परिहार के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में जाहिर सी बात है पुनीत, 2018 के नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका दिया था। 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद महज 15 सीटों पर सिमट कर रह गई थी और कांग्रेस की इतनी बंपर जीत अगर हुई तो जन घोषणा पत्र जो तैयार किया गया था, जनता के बीच जाकर उनसे राय लेकर, मशवरा लेकर, उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और यही वजह है कि अब भारतीय जनता पार्टी भी उसी राह पर चलती नजर आ रही। सबसे बड़ी बात जो आपने की, देखिए 2 नेताओं के बीच का तालमेल, 2 अलग अलग तरह से जमीन पर संघर्ष करने वाले भूपेश बघेल और उतना ही जनता के बीच जाकर जनता क्या चाहती है इसको मैनिफेस्टो पर उतारना, यह कांग्रेस के लिए एक बड़ी संजीवनी का काम कर गया था। उनका भी 15 साल का सूखा सत्ता का समाप्त हुआ था और इसीलिए बीजेपी पर इस राह पर है तो कोई अचरज की बात नहीं। पर क्या ये कॉपी है, और कॉपी है तो क्या वॉइस कॉपी है, मतलब समझदारी भरा कदम है, ये आप लोग तय करेंगे, भविष्य तय करेंगे। और ये जो सवाल आप पुनीत उठा रहे हैं, यही सवाल हमारे संवाददाता ने भी किए हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र अभियान की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल ने यह कहा है कि इस बार हमारा घोषणा पत्र आम जनता के मन की बात होगा। और इसको लेकर क्या और उनके विचार हैं, क्या उनकी मंशा है, आज बड़े समारोह पूर्वक उसे लॉन्च किया उन पेटियों को। इस मौके पर वो क्या कहते हैं, सुनिए जरा।
भारतीय जनता पार्टी की जो घोषणा पत्र के लिए सुझाव पेटियों का आज यहाँ पर वितरण किया गया। किस तरह से सुझाव पेटियाँ जन जन तक पहुँचेगी, किन किन लोगों के पास पहुँचेगी, कब तक ये सुझाव आएंगे और ये विचार किस तरह से आया, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विजय बघेल जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ये विचार कैसे आया कि आम जनता के लोगों का सुझाव यहाँ पर इसके लिए लिया जाए? देखिए, हम लोग तो गली मोहल्ले गांव गली में जाने वाले लोग हैं। जब उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ जब चर्चाएं होती है तो उनके मन में बात होती है। और हम लोग चूँकि जनप्रतिनिधि हैं, कभी छठी में, मरिया में, कभी शादी में, ब्याह में, अनेक कार्यक्रम में हम लोग जाते रहते हैं। हमारे साथीगण भी जाते हैं, उनसे हमारी बात होती है। और हम तो लगभग, मेरे को 40 साल तक मेरे को राजनीति करते हो गया। लोगों के मन में सरकार के प्रति क्या भावना होनी चाहिए, ये हमारे मन में है और इसको हमने उतारा है। इसके अलावा आपने ईमेल एड्रेस भी जारी किया है, व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है, टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, इनके जरिए भी सुझाव बुलाए गए। देखिए, कई लोग चुनाव पेटी तक अगर नहीं आ पाए किसी कारणवश, कोई दूर में है, दराज में है, कहीं पे संसाधन नहीं है, तो लोग अपने मोबाइल के माध्यम से अपना अपना सुझाव दे सकते हैं। हमको ईमेल के माध्यम से अपने सुझाव दे सकते हैं। अभी एक मिस कॉल की भी व्यवस्था हम करेंगे। एक जिले, एक विधानसभा में कितनी पेटियां रहेगी? एक विधानसभा में एक पेटी, 90 विधानसभा में 90 पेटी जाएगी। ये कब तक बुलवाएं और किस तरह से इसका फिर छांटेंगे आप? लगभग 1 महीने का समय हमारा रहेगा। हमारी पूरी प्रक्रिया 1 महीने की है। हम लोग स्वयं हर संभाग की जिम्मेदारी लिए हैं। हर विधानसभा तक हम स्वयं भी पहुंचेंगे, हमारे साथीगण पहुंचेंगे और उसके माध्यम से हम घोषणा पत्र एकत्रित करके लाखों तक लोगों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी आम जनता की जो सुझाव है, किस तरह के घोषणा पत्र होना चाहिए, उनके मन की बात क्या है, क्या क्या वो चाहते हैं नई सरकार से, उसको ध्यान में रखते हुए ये घोषणा पत्र तैयार करने का निर्णय लिया और यही वजह है कि आम जनता तक ये सुझाव पेटियां पहुंचाई जा रही है। कैमरामैन अजय गुज्जर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। तो 90 विधानसभा है और हर विधानसभा में एक पेटी, सुझाव पेटी के रूप में भेजी जाएगी, जिसमें घोषणा पत्र तैयार करने के लिए जो सुझाव जनता की तरफ से आएंगे उसको शामिल करने की कवायद है। लाखों लोगों तक पहुंचने की बात यहां पर विजय बघेल कर रहे हैं। इन सब के बीच हमने भी कोशिश की क्योंकि जनता के बीच अगर बीजेपी जाने की बात कर रही है तो जनता इस मसले को लेकर क्या सोचती है, क्या राय रखती है, एक बार सुनिए। पहले जो जिस सुझाव पे आए थे 15 लाख बेरोजगारी, उसे सही कर ले, फिर इसके बाद पब्लिक से सुझाव मांगे। सुझाव पब्लिक रखती है लेकिन पब्लिक की कहाँ सुनते हैं। पार्टी अपनी मनमानी करती है, जो उन्हें करना होता वही करते हैं। देश का और प्रदेश का जो बेरोजगार युवा है वो चीख चीख के ये सुझाव दे रहा है कि भाई हमारे रोजगार की व्यवस्था कर दीजिए। मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव होने के बाद जिसकी सरकार बनेगी वो अपने सुझाव पेटी लगाए तो बेहतर होगा। सबसे पहला सुझाव तो ये दूंगा कि करप्शन एमपी में बहुत हो गया, उसको कंट्रोल होना चाहिए। आदिवासी क्षेत्र है या ग्रामीण कल्चर है, उसको लेके चले, क्योंकि सिटी के लोग तो फिर भी एक मैनेजमेंट संभाल लेते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों को किसी भी स्टेट में एक्टिव होना या आगे होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो साहब हितेश, प्रदेश की जनता को सलाम, जो हम सब महसूस करते हैं उसे खुलकर कह देते हैं और बहुत अच्छी तरीके से लोगों ने, युवाओं ने अपनी बात रखी। कोई कहता है रोजगार, कोई कहता है कि बाद में सुझाव लें, पहले आप सरकार बना लें क्योंकि पहले वाले वायदे आपके चुनावी हो सकते हैं। लेकिन इतना तय है कि अब की बार जो भी वायदे करेंगे, जनता अगर हिसाब लेने के इस मूड में है तो आपको वायदे करने से पहले भी थोड़ा सा जरूर सोचना चाहिए। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जातिगत समीकरणों की। बात चुनाव की हो और जाति की बात ना हो ऐसा संभव नहीं है। लाख नकारा जाए लेकिन हर दल कास्ट फैक्टर का ख्याल रखता है, ये तय है। लेकिन पूरी तरह से जातीय सियासत कभी भी मध्य प्रदेश की सियासत पर हावी नजर नहीं आई है, लेकिन अब यहां भी बिहार की छाप नजर आने लगी है। बिहार में जातीय सर्वेक्षण पर लगी रोक हटी, जिस पर सियासी संग्राम छिड़ गया मध्य प्रदेश में। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में भी जातीय सर्वेक्षण की पुरजोर वकालत की। क्या ये संकेत नहीं मानेंगे आप कि प्रदेश में चुनावी माहौल में जातीय मुद्दे की छाया रहेगी? एंट्री तो हो ही चुकी। नई सरकार की आमद की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही मध्य प्रदेश में चुनावी यात्राओं की बाढ़ आ चुकी है। मतदाता की पहचान उसके नाम से ना होकर उसकी जाति से होने लगी है। सारा जोर जातीय वोट बैंक को लुभाने पर है।
आदिवासी वर्ग तक अपना संदेश पहुंचाने 25 जुलाई से बीजेपी संत रविदास जन जागरण यात्रा निकाल रही है, तो वहीं 19 जुलाई से आदिवासी स्वाभिमान यात्रा के जरिए युवा कांग्रेस प्रदेश भ्रमण कर रही है। चूंकि यात्रा सियासी है, लिहाजा दोनों ही दलों का एक दूसरे को आदिवासी विरोधी बताते हुए खुद के आदिवासी हितैषी होने का दावा करना लाजमी है। आदिवासी स्वाभिमान यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में आदिवासियों को बुलंद करने की आवाज़ है और ये आदिवासियों में स्वाभिमान जगाने के लिए, उनकी सोच को मजबूत करने के लिए और उनकी जो पहचान की लड़ाई है उसको मजबूत करने के लिए। और मुझे कांग्रेस तो दलित के लिए, आदिवासियों के लिए, गरीबों के लिए कुछ होता है तो कांग्रेस के पेट में दर्द हमेशा होता है, क्योंकि हमने कभी किसी को वोट बैंक नहीं माना। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में भी जातीय जनगणना करने की मांग उठाकर भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। बिना जातीय समीकरण साधे राजनीति कर सकना अपना मुनासिब रह गया है और न ही मुमकिन। यही वजह है कि बिहार में जातीय सर्वे पर लगी रोक हटने के बाद कमलनाथ ने ट्वीट कर बीजेपी पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि बीजेपी कानूनी तर्कों में उलझाकर जातिगत सर्वेक्षण को बंद कराना चाहती थी, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने रोक को हटाकर सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय का रास्ता खोल दिया है। कमलनाथ ने भाजपा को सामाजिक न्याय का विरोधी ठहराने की कोशिश की तो सत्ता पक्ष ने भी तुरंत पलटवार कर दिया कि जब जब चुनाव आते हैं तो कांग्रेस जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम करती है। जातिगत जनगणना की बात करके भी कहीं न कहीं कांग्रेस अपने राजनीतिक हित साधने की बात कर रही है। बिहार की जातीय सियासत से जुड़े मामले पर मध्य प्रदेश में राजनीति गरमाना इस बात का संकेत है कि देश के दिल में सियासत का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जातिवादी राजनीति के वे सभी दांव आजमाए जा रहे हैं जो अब तक उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति की पहचान होती थी। भाजपा सरकार स्वर्ण कला बोर्ड, रजत कल्याण बोर्ड, तेल खानी बोर्ड, विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड, तेजाजी कल्याण बोर्ड और कुशवाहा कल्याण बोर्ड के गठन का ऐलान कर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से यादव समाज, केवट समाज और अन्य समाजों के साथ पिछड़ा वर्ग के सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है। दरअसल दोनों ही दल खुद को अप्रत्यक्ष रूप से जाति विशेष का सच्चा हितैषी घोषित करने से पीछे नहीं रहना चाहते। चुनाव का अब केवल 3 महीने ही बचा है, लिहाजा टिकट के दावेदार भी अपनी टिकट पुख्ता करने के लिए जातीय दबाव का पैंतरा आजमाने लगे हैं। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का फॉर्मूला टिकट हासिल करने के लिए भी आजमाया जा रहा है। ऐसे में 23 के चुनाव में जाति फैक्टर कितना असर डालती है, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो दरअसल सारे देश में, एक स्टेट में नहीं सारे देश में इस बात पर बड़ी बहस है देश के जातिगत आधार पर जनगणना होनी चाहिए कि नहीं। एक वर्ग ये मानता है कि जब समाज में आर्थिक तौर पर किसी भी सर्वेक्षण या किसी भी मदद के लिए आप जिन प्रतिमानों का इस्तेमाल करते हैं, आज भी इसमें इन वर्गों का, इनकी कैटेगरीज का महत्वपूर्ण रोल है, तो फिर उसको आप गिन ही लें, उनकी संख्या पता लगा लें। और दूसरा वर्ग ये मानता है कि इससे एक ऐसा भेदभाव की दीवार पैदा होगी जो आने वाले वक्त में पॉलिटिक्स को तो चमका सकता है पर भला किसी का नहीं होगा। और यही एक बड़ा सवाल है कि कौन सा पक्ष ज्यादा सही है आज के परिदृश्य में। और जब बात चुनाव की होती है तो जातियों की चर्चा ना हो ऐसा संभव नहीं है, और यही एक टैग भी है कि जाति है कि जाति नहीं। इन सब के बीच हमारा आज का जो सवाल है वो भी कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द है। हमने बुलेटिन की शुरुआत में आपसे ये सवाल पूछा था, पोल हमारा अभी भी ओपन है, जिसमें हमने सवाल ये पूछा है कि आप किस आधार पर वोट करेंगे, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या विकास के आधार पर। वो पोल हमारा अभी भी जारी है। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप जाएं, उस पोल का हिस्सा बने, अपनी राय जरूर दें। और साथ ही हैशटैग सरकार ऑन IBC 24 पर आप इस पर भी राय रखें कि जो जातीय जनगणना पर पॉलिटिक्स है उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं। इस पर आप अपनी राय कितने भी शब्दों में रख सकते हैं, हमको इंतजार है। आते हैं अगली खबर पर। मध्य प्रदेश की चुनावी कमान दिल्ली के दिग्गजों के हाथ में दिखाई पड़ रही। कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों तरफ से केंद्रीय नेताओं के दौरे इस बात के प्रमाण हैं। बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी चुनावी सभाएं कर प्रदेश में शंखनाद कर चुकी है। इधर कांग्रेस जबलपुर और ग्वालियर में प्रियंका गांधी की सभा आयोजित कराकर अपनी मंशा जाहिर कर चुकी है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में पूरा जोर लगा रही है। 1 जुलाई को दिल्ली के CM केजरीवाल भी ग्वालियर में सभा कर चुके हैं। इधर ग्वालियर में बीजेपी भी ताल ठोकने की तैयारी में है। गृह मंत्री अमित शाह की आम सभा से पहले ग्वालियर में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक कराने का प्लान है। यह बैठक अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के पहले हफ्ते में हो सकती है।
इधर कांग्रेसी नेता बीजेपी के इस प्लान पर चुटकी लेते भी नजर आ रहे हैं। देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का जो दौरा है वो नई ऊर्जा देगा, पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश देगा। ये उनके दौरे से भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी पे पैसा है, पैसे को खर्च कर रही है, अपना पैसे का दुरुपयोग कर रही है, अमित शाह जी को लाके ब्रांडिंग करने का काम कर रही है। लेकिन अब कोई भी शाह आए या मोदी आए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है अब की बार कमलनाथ। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या दिल्ली के नेता इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ के नेता बेअसर हैं, उन पर यकीन नहीं है, या फिर ये स्ट्रेटेजी है कि जितने बड़े नेता आएंगे उतना ही अभी आपकी तरफ या पार्टी की तरफ लोग आकर्षित होंगे? ये भी एक बड़ा सवाल रहा है, इस पर भी आप अपनी राय प्रकट कर सकते हैं। अब आते हैं जरा छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स पर। छत्तीसगढ़ में चुनावी तैयारियों में जुटी कांग्रेस पार्टी में टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाने से शुरू हुआ बदलाव और उसका पूरा सिलसिला लगातार अभी भी चल रहा है। चुनाव समिति से लेकर ऑब्जर्वर की नियुक्ति और स्क्रीनिंग कमेटी का ऐलान तक हो चुका है। और बदलावों का ये दौर अभी यहीं थमने वाला भी नहीं है। पार्टी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी विस्तार की तैयारी कर ली है। इधर भाजपा तंज कस रही है कि इन बदलावों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि जनता ने सरकार बदलने का ही मूड बना लिया है। छत्तीसगढ़ की सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस लगातार चुनावी जमावट कर रही है। संगठन और सरकार के स्तर पर बड़े बदलावों से चौंकाने के बाद कांग्रेस ने कई समितियों का गठन कर दिया है। पहले तो कांग्रेस ने चुनाव समिति की घोषणा कर दी, लोकसभा ऑब्जर्वर और सोशल मीडिया टीम का ऐलान किया, फिर स्क्रीनिंग कमेटी का भी गठन कर दिया। स्क्रीनिंग कमेटी का गठन इसलिए भी अहम है क्योंकि यही समिति दावेदारों के नामों की फाइनल स्क्रीनिंग करती है, जिस पर सीईसी फाइनल मुहर लगाती है। यही वजह है कि कांग्रेस में टिकट के दावेदारों की भीड़ भी बढ़ने लगी है। कांग्रेस भी मानती है कि दावेदारों की भीड़ के बीच अच्छे प्रत्याशियों का चयन चुनौतीपूर्ण है। वहीं बीजेपी कह रही है कि हार के डर से कांग्रेस लगातार बदलाव कर रही है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के प्रत्याशियों के चयन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी गठित की गई है। ऐसी स्क्रीन करना है, कमेटी बैठ करके तय करेगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से भूपेश है तो भरोसा है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार की वापसी होना तय है। सारी चीज में बदलाव कांग्रेस पार्टी ला रही है, लेकिन अब जो बदलाव आएगा वो छत्तीसगढ़ की सरकार यहाँ से भ्रष्ट सरकार को बेदखल करके बदलाव आएगा। चुनाव में अभी करीब 100 दिन बचे हैं। कांग्रेस ने इंटरनल सर्वे के बाद टिकट वितरण की प्रक्रिया तेज कर दी है। साथ ही नई टीम में भी बदलाव और विस्तार की तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटी है। पार्टी जल्दी ही पीसीसी स्तर पर भी विस्तार कर सकती है। पीसीसी में प्रभारी महामंत्रियों की नियुक्ति के साथ ही 90 सचिव और संयुक्त महामंत्री नियुक्त करने की तैयारी हो रही है। भाजपा जहां कांग्रेस के बदलावों को असरहीन बता रही है, तो वहीं कांग्रेस अपनी तैयारियों से ये जताने की कोशिश कर रही है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक कई बदलाव किए, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी ये कह रही है कि पिक्चर अभी बाकी है। और ये कांग्रेस किस तरह से धीरे धीरे बदल रही है उसके संकेत भी हैं, क्योंकि कई राज्यों में हमने देखा है कि फैसले लेने में देरी की वजह से नुकसान पार्टी को हुआ है, लेकिन यहां पर एक के बाद एक बड़े फैसले लिए हैं। क्या असर होगा ये तो जनता तय करेगी। लेकिन ये भी हम आपको बता दें कि जनता को अभी एक सवाल जो हमने दिया था, इस पर आपको जनता को तय करना है कि दरअसल आप किस आधार पर वोट करते हैं किसी भी चुनाव में, धर्म के आधार पर या विकास के आधार पर। ये हमने जनता से जाकर खुद भी पूछा है ऑन द माइक, और अभी भी आपसे पूछ रहे हैं। सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर आप इसका जवाब दर्ज करा सकते हैं। आपका जवाब इसी सरकार के अंक में अभी हम आपको बताने वाले। आप देख रहे हैं सरकार और सरकार ऑन IBC 24। इस हैशटैग पर आपकी राय का है हमको इंतजार। सरकार सही चुने, सरकार सही ढंग से चले, इन सब के लिए आपका जागरूक होना जरूरी है। राय रखें, इस मंच पर जुड़ें, अपनी बात कहें। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आज लोकसभा में दिल्ली सर्विस बिल पास कर दिया गया। लोकसभा में 2 बजे दिल्ली अध्यादेश विधेयक पर चर्चा शुरू की गई थी। आज केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लेकर मणिपुर पर अमित शाह ने विपक्ष को घेरा और कहा कि विपक्षी दलों को गठबंधन का नहीं, दिल्ली के बारे में सोचना चाहिए। शाह ने कहा कि एक बात तय है कि चाहे कितना भी अलायंस कर लें, सरकार तो नरेंद्र मोदी की ही आ रही है। शाह ने यह भी कहा है कि मणिपुर पर आप जितनी चर्चा चाहते हैं हम करेंगे, जवाब मैं दूंगा। आपको याद होगा कि जब पटना में विपक्षी गठबंधन की पहली मीटिंग थी, तब आम आदमी पार्टी ने यह मांग की थी कि दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े अधिकारों वाला बिल जब भी सदन में आएगा, तब सभी विपक्षी दल इसका विरोध करें।
तभी आम आदमी पार्टी किसी गठबंधन का, यानी जो आज इंडिया कहला रहा है, उसका हिस्सा बनेंगे। आज जब इस बिल पर वोटिंग हुई तब पूरे विपक्ष ने इस बिल के खिलाफ वोट किया, लेकिन सवाल यह कि क्या आम आदमी पार्टी विपक्षी गठबंधन का साथ दे रही है? दरअसल आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में एकला चलो की राह पर है। यानी दोनों जगहों पर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। यानी केंद्र के मामले पर सबका साथ मांगने वाली आप राज्यों में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। मैंने पहले दिन से यहां कहा है, जितनी लंबी चर्चा करनी हो मणिपुर पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार, हर चीज का जवाब दिया जाएगा और मैं दूंगा जवाब। और हम आपके लिए लेकर आएंगे हर दिन एक इनसाइड स्टोरी, जिसमें हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि दरअसल जो पर्दे के सामने है उसके पीछे की असल कहानी क्या है। देखते हैं। जोगी बघेल के बीच खूब तनाव रहा। जब तक जोगी थे, बघेल ने उन्हें न मिलने का वक्त दिया, न किसी मंच पर नाम लिया। यहां तक कि उपचुनाव से ऐन पहले जाति प्रमाण पत्र का पेंच ऐसा फंसा कि बेटे अमित तक को मरवाही की जंग से बाहर कर दिया गया। लेकिन क्या अब बघेल पिघल रहे हैं? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं और ऐसा कहने की नौबत क्यों आन पड़ी, ये आप इस रिपोर्ट में समझेंगे। जो इनसाइड स्टोरी इसमें देखिए। पिछले दिनों रायपुर में अनुसूचित जाति मोर्चा की राष्ट्रीय टीम ने चिंतन के लिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को चुना। मैराथन मंथन के बाद पदाधिकारियों ने ये संदेश देने की कोशिश की कि बीजेपी अनुसूचित जाति की सबसे बड़ी हिमायती है। प्रदेश के नेताओं ने गिरौदपुरी के जैत खाम का उदाहरण भी दिया। कांग्रेस से पूछा कि बीते 4.5 साल में उसने अनुसूचित वर्ग के लिए क्या किया। ठीक उसी दिन बिलासपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने युवा संवाद के दौरान जो कहा, उसे भी सुनिए। तो हम लोगों ने हड़ताल किया था पंखा के लिए, और राष्ट्रीय राजमार्ग वहीं साइंस कॉलेज के सामने हम लोग वहीं चक्का जाम कर दिए। जोगी जी कलेक्टर थे उस समय, और वो आए, हम लोग धरना स्थल में हम लोग मांग सुने, और उसके 8 दिन के भीतर में सब के यहाँ पंखा लग गया सभी हॉस्टल में। जो बघेल जोगी का नाम लेने तक से बचते रहे, उन्हें अचानक उनकी याद क्यों आई, वो भी बिलासपुर में? ये बड़ा सवाल है। दरअसल अजीत जोगी को अनुसूचित जाति वर्ग की राजनीति का पुरोधा समझा जाता था। सालों साल गिरौदपुरी में जैत खाम का शुभारंभ अटकाने के तथाकथित आरोप हों, या एससी के लिए आरक्षित सीटों पर जीत हार के समीकरण, या इस वर्ग के प्रत्याशियों की बात हो, फैसला सागौन बंगले से होता था। 2018 में कांग्रेस से अलग होकर जोगी ने बिलासपुर संभाग में ही कांग्रेस को सबसे बड़ा डेंट दिया। जेसीसीजे के चलते कांग्रेस 9 सीटों पर हारी, जिनमें से 4 सीटों पर बीजेपी को सफलता मिली। इस बार जोगी नहीं है और उनकी पार्टी नेपथ्य में चल रही है। ऐसे में बिलासपुर में जोगी के बहाने क्या कांग्रेस एससी वोटर्स में सेंधमारी की कोशिश में है? वरुण सखाजी, IBC 24, रायपुर। और एससी वोटर्स कितने महत्वपूर्ण हैं, इसको लेकर हमने कल भी हमारे इस खास बुलेटिन में चर्चा की थी कि यहां पर 10 सीटें हैं जो एससी के लिए आरक्षित हैं, और जोगी का दबदबा इस वर्ग पर हमेशा से रहा। यही वजह है कि बिलासपुर में जब युवा संवाद कर रहे थे सीएम, तो जोगी का उन्होंने जिक्र किया, जिसकी इनसाइड स्टोरी आज हमने आपके सामने रखी। चलिए, अब ये कारगर कितनी होगी ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन फिलहाल अब हम आ रहे हैं अपने अगले सेगमेंट पर, आज के फेस ऑफ द डे पर। और आज के फेस ऑफ द डे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ, जो इन दिनों फेस ऑफ द बाबा के साथ खूब नजर आ रहे हैं। भले ही चुनाव की घंटी नहीं बजी, लेकिन कांग्रेस को सत्ता की लड़ाई जिताने खुद निकल पड़े। आज मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार में नंबर 1। साल के अंत में मध्य प्रदेश में चुनाव है। ऐसे में ग्राउंड पर नेता पूरी तरह एक्शन में नजर आ रहे हैं। न सिर्फ जनता के बीच में अपनी पैठ बढ़ाने की कवायद है, बल्कि विरोधियों पर तीखे प्रहार भी किए जा रहे हैं। इस कड़ी में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी और शिवराज सरकार पर जोरदार हमला बोला है। ट्विटर पर उन्होंने बीजेपी की नीयत पर सवाल खड़ा करते हुए डबल इंजन सरकार को मुद्दा बनाया। कमलनाथ ने ट्वीट किया, मध्य प्रदेश में डबल इंजन की नहीं, बल्कि जनता पर डबल अटैक की सरकार चल रही है। जनता की गाढ़ी कमाई की लूट और कमीशन एजेंटों को छूट, डबल अटैक की रणनीति है।
शिवराज सरकार जनता का शोषण करने के लिए योजनाएं लाती है और केंद्र में बैठी सरकार उस पर मुहर लगाती है। कमलनाथ यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे लिखा, ठेका और कमीशन के इस डबल गेम ने मध्य प्रदेश की जनता को डबल गड़बड़ में फंसा दिया है। प्रदेश की जनता इस झांसे को समझ गई है और डबल ताकत से इस डबल अटैक को नाकाम करने वाली है। जी हां, पिछले 2 दिन से कमलनाथ सरकार बीजेपी और शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। बिहार में जातीय गणना पर पटना हाईकोर्ट के फैसले के बहाने बीजेपी पर हमला बोला तो एक दिन पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा में हिंसा की घटना के बहाने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि बीजेपी की नैतिक हार तय है। गुरुवार को भी उन्होंने छिंदवाड़ा में एक बार फिर भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर शिवराज सरकार पर जमकर हमला किया। आज मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, महिला अत्याचार में नंबर 1, आदिवासी पर नंबर 1। सरकार की नीयत नहीं है। साफ बात ये है, नीति तो बाद में आती है, पहले तो नीयत। कुल मिलाकर कमलनाथ के तेवर बता रहे हैं कि इस बार वो दोगुनी ताकत से चुनाव मैदान में है। अलग अलग मुद्दों पर बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा करना हो या फिर शिवराज सिंह चौहान पर सीधा प्रहार करना, कमलनाथ पूरी तरह फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो ये बनता भी है देश। देखें आप, जितने भी सर्वे आ रहे हैं मध्य प्रदेश को लेकर, चाहे बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे इन दोनों पार्टियों को लेकर थर्ड पार्टी के हों, इन सब में इस मेहनत का असर रिफ्लेक्ट हो रहा है। और बहरहाल दोनों पार्टियों के पास में अभी इक्वल टाइम दिखाई पड़ता है। चलिए, बहरहाल ये टाइम हो गया है अपने अगले स्पेशल सेगमेंट का रुख करने का, चंडू खाने की खबर का रुख करने का। अटकन बटकन दही चटाका, लौहा लाटा बन के कांटा, सावन मां करेला फूले, चल चल बिटिया गंगा जावो, गंगा ले गोदावरी, 8 नागा पागा, गोलार सिंह राजा, आमा के डारा टूट गए, भरे कटोरा फूट गए, काऊ माऊ मेकरा के जाला, हर तरफ है गड़बड़ झाला। नमस्कार, मैं हूं वरुण सखा जी और आप देखना शुरू कर चुके हैं चंडू खाने की खबरें। टीआर के मतलब टेटकुराम या कुछ और। खबर छत्तीसगढ़ से है। भाजपा ने फरमान जारी कर दिया है, अगर चुनाव लड़ना है तो जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना होगा। दुविधा बड़ी है। पार्टी ने छत्तीसगढ़ी फिल्मों के एक बड़े सितारे को ज्वाइन करवा लिया है। उनकी ख्याति फिल्मों और पद्मश्री से है। उनकी एक फिल्म थी टीआर के मतलब टेटकुराम है। फिल्म वाले टेटकुराम बड़े सक्रिय हो गए हैं। गांव में उनका गाना बजता है, टीआर के मतलब टेटकुराम, टीआर के मतलब टेटकुराम है। तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि टीआर के मतलब सिर्फ टेटकुराम नहीं है, बल्कि उस जिले के एक बड़े पदाधिकारी के नाम का एब्रीविएशन भी टीआर है। कयास लगाइए या कंफर्म कीजिए। हम जो कह रहे हैं वो सच है, पर हमारे पास सबूत नहीं है। सीटों की अदला बदली। खबर MP CG दोनों जगहों से है। भाजपा को एक जगह सरकार बचाए रखना है तो दूसरी जगह सरकार बनाना है। लक्ष्य भले ही अलग अलग हैं, लेकिन प्रयोग दोनों जगह करेंगे। 2020 में सिंधिया के साथ आए 28 में से 19 जीते थे। खबर है इनमें से कईयों के विधानसभा क्षेत्र बदले जा सकते हैं। ना, ऐसा नहीं है कि उत्तर से दक्षिण कर दिया जाएगा, बस जरा इधर से उधर। ऐसा ही प्रयोग छत्तीसगढ़ में करने की तैयारी है। कसडोल, बिलासपुर, रायगढ़ से लेकर राजनांदगांव, कवर्धा, डोंगरगांव तक यह प्रयोग हो सकता है। कयास मत लगाइए, खबर पक्की है, सबूत कच्चे हैं। संकल्प लो तो शिविर का खर्चा मेरा। छत्तीसगढ़ में सत्ता दल को संकल्प शिविर करना है, लेकिन समस्या यह है कि सिर्फ दावेदारों के खर्चे से ही किए जाएंगे। खर्चा तो पिछली बार भी दावेदारों ने ही उठाया था, लेकिन टिकट तो भैया एक विधानसभा क्षेत्र से एक ही को मिलता है, बाकी सब रह जाते हैं। इस बार सिटिंग विधायकों ने नया फार्मूला निकाला। जैसे ही पार्टी ने खर्चा उठाने की दावेदारों के बीच ओपन बिड शुरू की, विधायक जी सक्रिय हो गए।
दावेदारों के पास फोन आने लगे, जो चाहिए हम देंगे, हम खर्च उठाएंगे, बशर्ते दावेदारी नहीं करोगे। खैर, टिकट बरकरार रखने का ये तरीका भी कोई खराब नहीं है। चुनाव क्या क्या न कराए। खबर एमपी से है, सरकार में है तो अपेक्षाएं भी तो होंगी ही। खूब करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन टपका बना हुआ है। अब तक 13 कंपनियों ने अलग अलग सर्वे सौंपे हैं। 7 में हर हाल में निपटना लिखा है, लेकिन 6 ऐसे भी हैं जिनमें मेहनत का फल मीठा दिख रहा है। किसके लिए, ये आप गेस कीजिए। सियासत सकारात्मकता का नाम है। क्यों? रिपीट थोड़ा नीचे करना, रिपीट नीचे करना बाबू, बस। सियासत आशावाद का नाम है। क्यों? देखें 7, बाकी 6 में आशा की किरणें हैं ना। इसे लेकर बीते दिनों जब शाह आए तो एक नेताजी ने पूरा वृतांत कुछ यूं सुनाया कि शाह अपनी मुस्कुराहट को रोक न सके। वृतांत के कुछ अंश हमें भी मिल गए। नेताजी ने कहा, साहब क्या करें, अपन तो सब कर रहे, सीएम साहब भी कर रहे, मगर आदमी कह रहा बोर हो गए। अब आप बताओ, ये कोई शाक सब्जी है? बस इतना ही कहना था कि शाह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। नेताजी चंबल से आते हैं, 2020 में ही पार्टी में आए हैं। पिछली सरकार में राज्य मंत्री भी थे। कभी अपनों से कभी गैरों से सनासाई है, बात कहने की नहीं, तू भी तो हर जाई है। हालांकि इस चंडू खाने से शेर का कोई लेना देना नहीं है, फिर भी पढ़ दिया। थैंक यू। तो खबर पक्की लेकिन सबूत कच्चे हैं और इसीलिए आपके ऊपर है, आप चाहें तो यकीन करें या फिर खुद के सोर्सेज से कंफर्म कर लें। फिलहाल यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले एक बार आपको फिर से बता दें कि हमारा पोल लगातार जारी है। हमारा आज का सवाल ये कि चुनाव में आप किस आधार पर वोट करेंगे, धर्म के आधार पर या विकास के आधार पर? अपनी राय जरूर दीजिएगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और हैशटैग सरकार ऑन IBC 24 पर अपने सुझाव भी लगातार देते रहें। रायपुर में लगातार बारिश से राजधानी जलमग्न हो गई है। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत है। आम लोगों के साथ नेताओं को भी बीजेपी दफ्तर में आने में काफी आज परेशानी हुई है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने तंज कसा कि राजधानी में कम से कम वोट तो चलवा दें। बीजापुर में नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी किया है। विधानसभा चुनाव को लेकर नक्सलियों ने बीजेपी और कांग्रेस पर टिप्पणी की है। नक्सलियों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान भी किया। साथ ही नक्सलियों ने कांग्रेस पर लगाए वादा खिलाफी के आरोप और कांग्रेस और भाजपा को जन विरोधी बताया। बीजेपी के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने ट्वीट कर सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 5 साल तक भ्रष्टाचार वसूली करवाने के बाद अब निलंबन न्याय योजना तैयार की है। स्कूल शिक्षा, नगरीय प्रशासन के कर्मचारी अब निलंबित हुए हैं। बीजापुर में संविदा कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई। बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र नहीं है बल्कि छत्तीसगढ़िया के मन की बात है। माथुर ने आगे कहा कि भूपेश बघेल को हराने वाले ही हमारे घोषणा पत्र समिति के संयोजक हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान आया। उन्होंने कहा है कि अटल जी ने छत्तीसगढ़ को बनाया, बीजेपी ने 15 साल में उसको संवार कर रखा, लेकिन कांग्रेस के 4.25 साल के कार्यकाल ने इसको तहस नहस कर दिया। कमलनाथ के भागवत कथा आयोजन पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी SC मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कहा कि कथा अनुष्ठान कर कांग्रेस नेता पाखंड कर रहे हैं। कांग्रेस धर्म का चोला ओढ़कर बड़ी साजिश रच रही है। बता दें कि कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में 5 अगस्त से कथा का आयोजन किया है। भोपाल के लाल परेड मैदान पर पंचायत सचिवों का सम्मेलन हुआ। सीएम शिवराज ने पंचायत सचिवों को बड़ी सौगात दी। कहा सचिवों को 1 तारीख से वेतन मिलेगा, दुर्घटना मृत्यु पर अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिलेगा, रिटायरमेंट पर 3 लाख और 5 लाख का बीमा भी होगा। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा 1 दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कमलनाथ हर रोज मुख्यमंत्री बनने के सपने देखते हैं, इसलिए सपने कोई भी देखे, मुंगेरी डाल के हसीन सपने देखने में क्या जाता है। मेवात हिंसा पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने बयान दिया। कहा कि बीजेपी को इस देश से मोहब्बत नहीं, नफरत के बीच बीजेपी बो रही है।
देवास में कांग्रेस ने नए फ्लाईओवर ब्रिज का लोकार्पण किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। कृषि मंडी के सामने बने ब्रिज का लोकार्पण आज कर दिया गया। कोरिया जिले के खोंगापानी नगर पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी बच गई, जो खतरे में थी। नाराज चल रहे बीजेपी पार्षदों के भरोसे विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया। इस दौरान पार्षदों ने अपनों का साथ दिया। संसद के बाहर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अभी तक केवल एक लाल डायरी सामने आई है। राजस्थान सरकार के विभिन्न घोटालों को लेकर जल्दी ही रंगीन डायरियां भी सामने आएंगी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने खड़गे के बयान पर गहरी नाराजगी जताई। खड़गे ने सभापति द्वारा पीएम का बचाव करने की बात कही, जिस पर सभापति ने कहा उन्हें पीएम का बचाव करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे संविधान अपने अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने जानबूझकर पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा न कराकर दिल्ली सेवा विधेयक बीच में लाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा विपक्ष को बांटना चाहती है, लेकिन हमने अपना रुख बना लिया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दिल्ली सेवा विधेयक, मणिपुर की स्थिति, हरियाणा हिंसा पर भाजपा पर निशाना साधा। कहा कल भाजपा ने लोकसभा में केवल हंगामा किया, वे लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते, संसद का मजाक उड़ा रहे हैं। सीमा हैदर की अब भारत की राजनीति में भी एंट्री हो सकती है। सीमा हैदर को एनडीए की सहयोगी और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया है। सीमा हैदर ने भी आरपीआई के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। इधर मानपुर में आदिवासी नेता सुरजू टेकाम के विवादित बयान पर बीजेपी के साथ सर्व हिंदू समाज ने मोर्चा खोल दिया। हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी का आरोप है। बालोद विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की चुनावी तैयारी तेज हुई है। भूपेश है तो भरोसा है, हितग्राही कार्ड वितरण का काम शुरू कर दिया गया है। आम जनता को हितग्राही कार्ड बांटे जा रहे हैं। इधर खतरे में चल रही कोरिया जिले के खोंगापानी नगर पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी बच गई है। नाराज चल रहे बीजेपी पार्षदों को उनके भरोसे पर विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, अपनों ने साथ देकर इसको बचा लिया। बलरामपुर के ग्राम पंचायत मुरका में सरपंच के खिलाफ ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। पंचों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। बीजापुर में कांग्रेस का भूपेश है तो भरोसा है अभियान की शुरुआत हो गई। विधायक विक्रम मंडावी ने कहा है कि अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ता जिले के घर घर पहुंचेंगे। और चलिए आज का वो प्रमुख सवाल जिस पर हमने आपसे आपकी राय जानी है, आपका नतीजा दिखाएं। उसके पहले चुनाव में किस आधार पर लोग वोट करते हैं, क्योंकि नेता कुछ और ही सोचते हैं, जनता कुछ और सोचती है। इसे लेकर हमने जो आपसे सवाल पूछा था ऑनलाइन, इसका आप जवाब दे रहे हैं। आंकड़े आप तक सामने रखें। उसके पहले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता से रूबरू होकर जब ये सवाल हमने पूछा तो हितेश क्या जवाब आए ये पहुंचाते हैं। नहीं, बिल्कुल धर्म के आधार पर तो वोट नहीं होना चाहिए। जो धर्म के आधार पर तो नहीं दे देंगे। सियासी वोट क्या है, धर्म क्या है, धर्म के आधार पर हम वोट देंगे तो फिर वो लड़ाई होने लगेगी। हम लोग तो विकास के ही आधार पर वोट करेंगे, धर्म के नाम पे कभी नहीं करने वाले। यूपी में धर्म के नाम पे होता है, एमपी में ज़्यादातर होता भी नहीं है। मैं धर्म के नहीं, कर्म के आधार पे वोट दूंगा जी। जो काम अच्छा कर रहा है उसको वोट दिया जाए। इंडिया के लोग या छत्तीसगढ़ के लोग धर्म को महत्व देंगे। जनता की जो मतलब सेवाएं, जो सुविधाएं हैं, उनको बढ़ाना चाहिए। आम जनता जो है वो बेसिकली डेवलपमेंट पे सोचता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे सोचता है। आदिवासी क्षेत्र है या ग्रामीण कल्चर है, उसको लेके चले। सभी के सामान्य विकास के लिए, सबके विकास सबका साथ के हिसाब से ही बात करती है। जो समस्याएं हैं उन चीज़ों में भी एक अच्छी पहल की कोशिश करनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं आगे जाके विकास चाहिए। जनता के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन पे फोकस करना चाहिए। तो ज्यादातर लोगों की राय ये साहब के विकास के आधार के ऊपर वोट करना चाहिए, लेकिन यही सवाल हमने आपसे पूछा था। और हितेश, अब मैं चाहूंगा कि आप जरा बताएं कि ऑन पोल, जो ऑनलाइन पोल था, इसमें लोग किस तरफ अपना रुख दिखा रहे हैं। जरा देखें इस सवाल के जवाब में आपने क्या राय दर्ज कराई। बिल्कुल यही एग्जैक्टली हमने सवाल पूछा भी था हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए, पोल के जरिए, कि आप किस आधार पर वोट करेंगे। और इसके नतीजे अब हमारे सामने आ रहे हैं। वो नतीजे भी आपके सामने हम रखते हैं। नतीजे साफ तौर पर कह रहे हैं
महज 9% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि धर्म के आधार पर वो वोट करेंगे। विकास के आधार पर वोट करने वाले लोगों की संख्या 91%, 91% लोग ये कहते हैं कि वो विकास के आधार पर वोट करेंगे। और ये बहुत जरूरी भी है। जब हमने लोगों से प्रत्यक्ष भी सवाल किया तो उनकी तरफ से भी यही बात निकल के सामने आई कि विकास के आधार पर ही वोट करना चाहिए, धर्म की बात सिर्फ पार्टी करते हैं। अब जरा आप इसी आधार पर, अपने आपके बयानों के आधार पर, अपनी राय के आधार के ऊपर अगर आप टटोलें तो नेता पार्टियां जैसी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जिस आधार के ऊपर टिकट बांटते हैं, जिस आधार के ऊपर क्षेत्रों को बांटते हैं, जिस आधार के ऊपर वो तरह तरह के सर्वे कराते हैं, वो फिर क्यों कराने पड़ते हैं? क्योंकि अगर आप विकास को लेकर के सरकारों को काम करते देखना चाहते हैं तो फिर उन्हें भी इसी आधार पर अपने पत्र तैयार करने चाहिए, चाहे वो घोषणा पत्र हो, चाहे वो किसी भी तरह के सर्वे हो। चलिए, बहरहाल ये आपकी राय थी। इसी तरह रोज आप अपनी राय व्यक्त करते रहें। हैशटैग सरकार ऑन IVS24 24 घंटे खुला है। हैशटैग का इस्तेमाल करें, खुलकर अपनी बात कहें। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही हितेश। बिल्कुल, कल पुनः इसी मंच पर, इसी वक्त पर मुलाकात होगी ताकि सरकार में सरकार बनाने को लेकर दलों की हलचल पर आप नजर रख सकें। फिलहाल इजाजत दें। नमस्कार।